Namaskar, this is VK Kansal, the Faculty of English Language and Literature at Success Plus. I cordially welcome you all to the platform of Success Plus. Friends, as you know, Success Plus is an exquisite digital learning platform that is very useful for preparation of various government examinations like KVS, NBS, DSSB, ESIC and Bank PO exams. In the previous video, we have discussed about the concept of conjunction. Today, we shall continue the same. In the previous video, friends, we discussed about conjunction. Till now, you have known that conjunction is a word which merely joins together two or more than two words or phrases or sentences. इतनी बात आप लोग जान चुके थे पिछली क्लास में कि कंजंक्शन जो है दो शब्दों को और टू सेंटेंसेज को, टू फ्रेजेस को कनेक्ट करता है. फ्रेजेस और sentences. Sentences you can also call clauses. In today's class, we will discuss some more rules related to the concept of conjunction. So I am going to proceed to next slide. This is rule number 8 related to conjunction. If a sentence starts with because, since or as, so or therefore is not used in the main clause. Dear students, according to this rule, यदि हमारा कोई भी सेंटेंस since से, because से या as से स्टार्ट होता है, उसकी शुरुआत because, since या as से होती है, तो मेन क्लॉज में so या therefore का यूज़ नहीं किया जाता. जैसे अगर मान लो हमें लिखना हो कि because he was ill, क्योंकि वह बीमार था, इसलिए वह स्कूल नहीं गया, तो इसलिए के लिए कॉमा आ जाएगा. जैसा कि ये कॉमा मैंने लगाया, because he was ill, he did not go to school. He did not go to school. He did not go to school. तो आपने देखा कि अगर because स्टार्टिंग में आता है और because का मतलब क्या होता है, क्योंकि के लिए क्योंकि कहो या चूंकि कहो, हिंदी में हमारे पास 3 कनेक्टर्स होते हैं, because, since और as. जब ये सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो इसलिए की इंग्लिश, ये जो कॉमा है ये इंडिकेट कर रहा है इसलिए को, और इसलिए की जो इंग्लिश होती है वो होती है so या therefore. so या therefore ये इसकी इंग्लिश होती है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया जाता है. अब किस तरह की एरर एग्जाम में आती है, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ यू आर लुकिंग एट 2 sentences that are being displayed on the screen. As he transgressed the law, so he was punished. क्योंकि उसने कानून को तोड़ा इसलिए उसको पनिश किया गया. अब ये एज सेंटेंस के शुरू में आ गया और इसका मीनिंग क्या हो गया, क्योंकि. तो जब भी एज, सिंस और बिकॉज सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो आपको ध्यान रखना है इसलिए कि इंग्लिश आपको नहीं लिखनी है. ये जो सो का प्रयोग हुआ है सी पार्ट में, सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सो का जो यूज है दैट इज सुपरफ्लुअस, नॉट रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत नहीं है. सीधा हम लिख सकते हैं कि एज ही ट्रांसग्रेस्ड द लॉ he was punished. Now look at another sentence. Because he did not work hard, therefore he failed. क्योंकि उसने मेहनत नहीं की इसलिए वह फेल हो गया. अब यहाँ पर ये इसलिए की जो इंग्लिश है therefore, आप देख रहे हो, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी कॉमा लगा हुआ, और ये जो कॉमा होता है यही इसलिए की सेंस को कन्वे कर देता है. तो इस रूल में यही बताया गया है कि अगर आपका सेंटेंस जो है ना बिकॉज से, एज से, सिंस से शुरू होता है, मेन क्लोज में सो या देयरफॉर का प्रयोग नहीं करेंगे. ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई यहाँ से यहाँ तक. सबऑर्डिनेट जैसा कि आप जानते ही हैं, सबऑर्डिनेट जो अकेली नहीं आ सकती है, डिपेंडेंट होती है, और मेन क्लोज अकेली आ सकती है. रूल नंबर 9, एज सो इज यूज टू मीन जैसा वैसा. मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था एज के बारे में. एज का मीनिंग होता है उतना जितना, और एज का जो पेयर होता है ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए इसका प्रयोग होता है. पॉजिटिव में भी हम इसको यूज करते हैं और नेगेटिव में भी यूज. जो सो एज का पेयर होता है हमारा, इट मीन्स ऑल्सो उतना जितना, लेकिन सो एज का प्रयोग केवल नेगेटिव में होता है. ये हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में. एज सो इसका मतलब होता है जैसा वैसा. ये इन दोनों से ही अलग है, इनकी सेंस अलग निकल रही है, जैसा वैसा. अभी इसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे. तो एज सो इज यूज टू मीन जैसा
वैसा। जैसे एज यू शो, जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे। सो शैल यू रीप, एज यू शो सो शैल यू रीप। तो यहाँ पर एज के साथ सो का प्रयोग हुआ है। ये रूल तुरंत बाद में इसलिए बताया गया है कि हिंदी में सेंस निकालनी जरूरी है। ये नहीं कि आपने आंख बंद करके देखा कि ये एज लगा हुआ है स्टार्टिंग में तो ये सो नहीं आएगा और इस पार्ट में बी पार्ट में एरर हो गई, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब है जैसा, ये कंपैरिजन शो की गई है। जब एज सो का जो पेयर होता है उसका मतलब होता है जैसा वैसा, जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे। एज यू सो सो शैल यू रीप, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। एज अ फादर लव्स हिज चिल्ड्रन सो डज गॉड लव मैनकाइंड। एज अ फादर लव्स, जिस प्रकार एक फादर जो है अपने बच्चों को प्यार करता है उसी प्रकार, सो वैसे ही, यहाँ पर जो ये सो है, सो का मतलब क्या है, वैसे ही, वैसे ही गॉड डज लव मैनकाइंड। गॉड जो है ना मैनकाइंड को लव करता है। सो दिस इज ऑल्सो नो एरर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, डाउट और डाउटफुल। जब आपको कोई सेंटेंस ऐसा दिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है जिसमें डाउट या डाउटफुल वर्ड का यूज होता है, तो डाउट और डाउटफुल इज फॉलोड बाई इफ और वेदर, ये कनेक्टर होते हैं। इफ और वेदर क्या है, ये हमारे कनेक्टर हैं। और अगर डाउट या डाउटफुल वाला सेंटेंस हमारा कैसा है, इफ द सेंटेंस कंटेनिंग डाउट और डाउटफुल इज अफर्मेटिव। अगर डाउट या डाउटफुल वाला सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो इफ और वेदर आएगा। अगर डाउट और डाउटफुल वाला सेंटेंस हमारा नेगेटिव है या क्वेश्चन है तो दैट का प्रयोग होगा, वो अभी हम आगे बताएंगे। ये दो सेंटेंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 2। आई डाउट, अब आपने देखा ये डाउट या डाउटफुल वाला सेंटेंस ये कैसा है, ये अफर्मेटिव है। जब डाउट या डाउटफुल वाला सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो आगे कौन से कनेक्टर का प्रयोग होता है, इफ या वेदर का। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये दैट लगा हुआ है, यही गलत है। तो एरर कहाँ पे होगी आपकी, बी पार्ट में। अब इस सेंटेंस को फिर से पढ़ के समझते हैं कि आई डाउट इफ दे विल हेल्प यू इन दिस वर्क। मुझे डाउट है कि क्या वे आपकी इस वर्क में मदद करेंगे। तो जब भी आपको डाउट या डाउटफुल वाला सेंटेंस एग्जाम में आता है तो आपको ये देखना है कि जो डाउट या डाउटफुल वाला सेंटेंस है उसकी काइंड क्या है, वो अफर्मेटिव तो नहीं है। अगर वो अफर्मेटिव होगा तो इफ या वेदर आएगा, और अफर्मेटिव नहीं है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा या क्वेश्चन होगा। नेगेटिव और क्वेश्चन, नेगेटिव या क्वेश्चन होने पे कनेक्टर दैट का प्रयोग होता है। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, सी इज डाउटफुल। अब ये सेंटेंस भी आपने देखा, ये भी अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव या पॉजिटिव एक ही बात होती है। अफर्मेटिव, आप लोग ये भी समझें क्योंकि छोटे छोटे इंग्लिश में कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें समझने पड़ते हैं। अफर्मेटिव क्या होता है, उसको पॉजिटिव भी कह सकते हो आप। जैसे आई एम टीचिंग यू, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस भी है। आई एम नॉट टीचिंग यू, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें लिखा हुआ है सी इज डाउटफुल इफ हर फादर विल परमिट हर टू गो टू द सिनेमा। उसको डाउट है कि क्या उसके पिताजी उसको सिनेमा जाने की परमिशन दे देंगे। तो ये इसकी जो काइंड है सेंटेंस की, ये क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव और अफर्मेटिव, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो ये इफ़ कनेक्टर का प्रयोग हुआ है ये बिल्कुल ठीक है। और इफ़ की जगह ना हम वेदर का प्रयोग भी कर सकते थे, वेदर भी ठीक था, लेकिन दैट लगा के आपको एरर दी जा सकती थी एग्जाम में। दैट नहीं आएगा यहाँ पे। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। शी डाउट्स वेदर हरी विल मैरी हर। उसको डाउट है कि क्या हरी उससे मैरिज करेगा। अब शी डाउट्स, ये सेंटेंस क्या है, ये अफर्मेटिव है। तो अब तो आपको रूल क्लियर ही हो गया होगा कि जब डाउट या डाउटफुल वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वहाँ पर इफ़ या वेदर का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर अगर दैट लिखा होता तो वही एरर बन जाती, लेकिन दैट नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। इट्स डाउटफुल, ये बात डाउटफुल है। अब ये डाउटफुल वाला सेंटेंस ये क्या है, अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव के साथ आपको बता ही दिया है इफ़ या वेदर का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर क्या दे दिया, ये दैट। दैट तो आता है नेगेटिव और क्वेश्चन के उसमें, तो यहाँ पर हम इफ़ कर देंगे, दैट नहीं आएगा और बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, बिकॉज द एरर लाइज इन द बी पार्ट। इट इज़ डाउटफुल, इट इज़ डाउटफुल इफ सी विल इन्वाइट अस। इट इज़ डाउटफुल इफ सी विल इन्वाइट अस।
ये डाउटफुल है कि वो हमें इनवाइट करेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस रूल रिलेटेड टू डाउट और डाउटफुल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। रूल नंबर 11 ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि डाउट और डाउटफुल इज फॉलोड बाय दैट इफ द सेंटेंस कंटेनिंग डाउट और डाउटफुल इज नेगेटिव और क्वेश्चन। कह रहे हैं कि भाई डाउट और डाउटफुल के बाद क्या आएगा, दैट। यदि डाउट और डाउटफुल वाला सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा या क्वेश्चन होगा, नेगेटिव होगा या क्वेश्चन होगा। नाउ लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। आई डोंट डाउट इफ दे विल कम आउट विक्टोरियस। मुझे संदेह नहीं है। अब देखिए, मुझे संदेह नहीं है तो ये नेगेटिव हो गया, एन फॉर नेगेटिव। और जब नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। जब आपको डाउट और डाउटफुल वाला सेंटेंस की काइंड देखनी है कि वो नेगेटिव है या क्वेश्चन है, एरर कहाँ पे हो जाएगी आपकी, एरर बी पार्ट में हो जाएगी। नाउ लुक एट सेंटेंस नंबर 2। डज सी डाउट, क्या उसको डाउट है। अब डज सी डाउट ये क्वेश्चन हो गया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आई हुई है। डज सी डाउट वेदर हर हस्बैंड विल इमर्ज एज अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन। क्या उसे संदेह है कि उसके जो हस्बैंड हैं वो एक सफल म्यूजिशियन बन के उभरेंगे। इमर्ज का मतलब क्या होता है, उभरना। इमर्ज मीन्स उभरना, उभर के सामने आना। तो जब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के केस में तो दैट आना चाहिए था और यहाँ पे लगा क्या है, वेदर। यही एरर होगी आपकी सेंटेंस में, दैट आएगा, वेदर नहीं आएगा। तो एरर कहाँ पे होगी आपकी, बी पार्ट में एरर होगी। इज ही डाउटफुल, क्या उसे संदेह है। ये क्वेश्चन है और जब ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के साथ क्या आएगा, दैट, और दैट लगा हुआ है, सो इट इज करेक्ट। इज ही डाउटफुल दैट हिज फ्रेंड्स विल हेल्प हिम, क्या उसे संदेह है कि उसके फ्रेंड उसे हेल्प करेंगे। तो इस पार्ट में, इस सेंटेंस में, जो सेंटेंस नंबर 3 है आपका, इसमें कोई भी एरर नहीं है। आंसर क्या हो गया आपका, नो एरर। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड टू नेक्स्ट रूल रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजंक्शन। सच एज, देखिए सच एज जो होता है, सच एज इज यूज्ड, सच एज का प्रयोग किया जाता है टू डिनोट। डिनोट का मतलब होता है दर्शाना, डिनोट मीन्स दर्शाना, टू डिनोट अ कैटेगरी। सच एज का पेयर होता है और कैटेगरी दर्शाता है। वेयर एज, जबकि सच दैट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, सच दैट एम्फसाइजेज द डिग्री ऑफ समथिंग बाय मेंशनिंग इट्स कॉन्सिक्वेंस। सच दैट जो है ना, रिजल्ट को दर्शाता है, परिणाम को दर्शाता है। सच दैट का जो प्रयोग होगा वो रिजल्ट को दर्शाएगा। तो सच वाली जो क्लॉज होगी उसमें कोई कॉज होगा, कारण, और दैट वाली क्लॉज में क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा उसका। अभी एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि किस तरह से ये रूल अप्लाई होता है। देखिए, ईच मेंबर ऑफ द अलायंस, अलायंस जो है ना एक तरह से ग्रुप को कहते हैं। ईच मेंबर ऑफ द अलायंस अग्रीज टू टेक सच एक्शंस, वो अग्री हो गए ऐसे एक्शन लेने के लिए। अब जब सच के साथ एज, अब यहाँ पे ऐसे एक्शन लेने के लिए, ऐसे एक्शन लेने के लिए एज आर नेसेसरी, क्योंकि यहाँ पर ये एक्शन को ही डिस्क्राइब कर रहा है, ऐसे एक्शन जैसे कि जो नेसेसरी होते हैं। सच एज का पेयर ज़्यादातर होता है। सच दैट कब होता है वो भी सीखना है आपको। सच दैट जब होगा जब सच वाला सेंटेंस कोई कारण होगा, सच वाले सेंटेंस में एक कारण दिया होगा, और दैट वाला जो सेंटेंस होगा आपका वो किसी परिणाम को शो करेगा। परिणाम मीन्स रिजल्ट को शो करेगा, या रिजल्ट को ही कॉन्सिक्वेंस भी बोल देते हैं। अब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। शी लुक्ड एट हिम इन सच डिस्ट्रेस, उसने उसको इतने डिस्ट्रेस में देखा, ये कारण था। दैट ही हैड टू लुक अवे, कि उसे दूर देखना पड़ा। यहाँ पर दैट का प्रयोग हुआ क्योंकि ये जो दैट वाला सेंटेंस है ये रिजल्ट है, और इस रिजल्ट का कारण क्या है कि उसने उसको डिस्ट्रेस, इतने डिस्ट्रेस में देखा। तो इतना की सेंस निकलती है इसमें। इट वॉज सच अ कोल्ड आफ्टरनून, इट वॉज सच अ कोल्ड आफ्टरनून मतलब इतनी कोल्ड आफ्टरनून थी। दैट
वी स्टॉप्ड प्लेइंग। सच के साथ दैट कब आएगा? जब सच वाला सेंटेंस, जैसे सच वाला ये सेंटेंस है, ये कारण है, कारण को हिंदी में वो इंग्लिश में कॉज कह देते हैं, कॉज। और इसका परिणाम क्या हुआ कि वी स्टॉप्ड प्लेइंग, हमने खेलना बंद कर दिया। वी स्टॉप्ड प्लेइंग, हमने खेलना बंद कर दिया। तो सच एज जो है ना वो डिस्क्राइब करता है कि सच एक्शंस एज, और सच दैट जो होता है, सच दैट जो है ना वो कॉज और रिजल्ट को डिस्क्राइब करता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल नंबर 13 related to the concept of conjunction. Unless expresses a condition, it is always used in the negative sense, so not is never used with unless. देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो unless है, unless it means यदि नहीं, if not, इसकी सेंस क्या होती है? if not। अब नॉट इसमें छुपा हुआ है, तो जब नॉट इसमें छुपा हुआ है तो नॉट का प्रयोग करना इसके साथ गलत हो जाता है। और ये कंडीशनल सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है, कंडीशनल सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है, शर्त वाले वाक्यों में। तो अनलेस से रिलेटेड जो एरर आती हैं उस पर आज डिस्कशन होगी कि किस तरह की एरर अनलेस वाले सेंटेंसेज में आ सकती हैं। अनलेस के बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें एक तो नॉट का प्रयोग नहीं होता है। अब जैसा कि आप सेंटेंस देख रहे हो, अनलेस यू डू नॉट लेबर हार्ड, यदि आप मेहनत नहीं करोगे, यू विल नॉट पास, तो आप पास नहीं होगे। यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो आप पास नहीं होगे। अब इसमें आपने देखा कि अनलेस का मतलब खुद ही है इफ नॉट, नॉट इसमें छुपा हुआ है। तो एक तो एरर इस तरह से दी जाती है कि अनलेस वाले सेंटेंस में, अनलेस वाला सेंटेंस यहाँ कॉमा तक है, ये सेंटेंस जो है ना ये अनलेस वाला है, इसमें इसको नेगेटिव नहीं बनाना होता है। अगर इसको नेगेटिव बना देंगे तो वही एरर हो जाएगी। इसके बाद जो ये कॉमा के बाद में आप सेंटेंस देख रहे हो, कॉमा के बाद में जो ये सेंटेंस आप देख रहे हो, ये यू विल नॉट पास, ये नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अनलेस वाला सेंटेंस तो ये है, इतना ये है, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसलिए एरर कहाँ पे हो गई? एरर हो गई हमारी ए पार्ट में, ए पार्ट में एरर हो गई। ये डू नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, सीधा लिखेंगे अनलेस यू लेबर हार्ड यू विल नॉट पास, यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो आप पास नहीं होगे। अब देखते हैं कि अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन, यदि सरकार एक्शन नहीं लेगी, करप्शन विल नॉट स्टॉप, करप्शन नहीं रुकेगा। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अनलेस वाला सेंटेंस हमारा यहाँ से लेकर के एक्शन तक है और नेगेटिव भी नहीं है ये। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि जो अनलेस वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में बनता है, और दूसरा जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है। उसको दूसरे सेंटेंस को हम किस में बनाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में बन जाता है। तो जब इसमें कोई एरर ही नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नो एरर। अनलेस वाले में यही देखना होता है कि अनलेस के साथ डू नॉट लगा करके एरर दी जाती है। जैसा कि आप थर्ड सेंटेंस में ही देख रहे हो, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो यू विल नॉट सक्सीड, आप पास नहीं होगे। तो अनलेस वाला सेंटेंस तो आपका ये है हार्ड तक, इसमें डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा। मेन क्लोज वाला सेंटेंस जो है, मेन क्लोज वाला सेंटेंस आपका यहाँ से है यू विल नॉट सक्सीड, ये नेगेटिव हो सकता है। तो एरर कहाँ पे होगी? ए पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी, डू नॉट हट जाएगा, सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, तो अनलेस के साथ नॉट लगा करके एरर दी जाती है। नाउ लुक एट रूल नंबर 14, अनटिल। देखिए अनटिल की जो हिंदी सेंस होती है वो होती है जब, जब तक कि नहीं, जब तक कि ना, जब तक कि ना। और ये टाइम को रिफ्लेक्ट करता है, टाइम, ये रिफ्लेक्ट करता है टाइम को, समय को। अनटिल एक्सप्रेसेस टाइम, इट हैज़ अ नेगेटिव सेंस एंड देयरफॉर नॉट इज नेवर यूज्ड विद इट। वही अनलेस वाली बात इसमें भी है, जब नॉट इसके अंदर छुप गया, ये अन जो है ना,
अन जो प्रीफिक्स होता है ये नॉट के लिए ही आता है, अनलेस में हो या अनटिल में हो, तो ये इसका मतलब खुद ही नॉट होता है, तो नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब सेंटेंस देखते हैं। वेट हेयर, ये तो मेन क्लोज हो गई, वेट हेयर, यहाँ इंतजार करो जब तक कि मैं लौट नहीं आता। अब अनटिल वाला सेंटेंस आपका ये है जो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, अनटिल आई डू नॉट रिटर्न। तो ये वाला सेंटेंस जो है ना ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनटिल खुद ही नेगेटिव है, इसलिए हम यहाँ से डू नॉट हटा देंगे और सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा। डू नॉट हटते ही एरर कहाँ पे हो जाएगी, एरर हमारी हो जाएगी बी पार्ट में, कि यहाँ पर इंतजार करो जब तक कि मैं लौट नहीं आता। नाउ लुक एट सेंटेंस नंबर सेकंड, अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल, जब तक कि ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल जाता, इट विल नॉट रन। अब देखिए अनटिल वाला सेंटेंस तो यहाँ तक है, ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिया, और ये पॉजिटिव बना हुआ है, ठीक है। इट विल नॉट रन, यहाँ पे नॉट आ सकता है, ध्यान देना, ये वाला सेंटेंस मेन क्लोज वाला सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है, हमें सिर्फ अनटिल के बाद वाला जो सेंटेंस है उसको नेगेटिव नहीं करना होता है, क्योंकि अनटिल में नॉट की सेंस छुपी होती है, इसलिए ये सेंटेंस ठीक है बिल्कुल। आंसर क्या हो जाएगा आपका, नो एरर। जब तक कि ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल जाता ये नहीं चलेगी। और आपने देखो एक चीज़ और देखी कि अनटिल या अनलेस वाला सेंटेंस जो है ना ये सिंपल प्रेजेंट में बनता है, और जो दूसरा मेन क्लोज वाला सेंटेंस है ये आपका सिंपल फ्यूचर में बनेगा, सिंपल फ्यूचर। नाउ लुक एट सेंटेंस नंबर 3, अनटिल द लाइट डज नॉट टर्न रेड, जब तक कि लाइट रेड नहीं हो जाती। अब ये देखिए अनटिल वाला सेंटेंस कहाँ तक है, यहाँ कॉमा तक होता है, ये कॉमा लगा हुआ है, यहाँ तक ये अनटिल वाला सेंटेंस है आपका। जब तक कि लाइट रेड नहीं हो जाती, नो वन विल स्टॉप, कोई नहीं रुकेगा। तो आपको बताया है कि भाई अन जो है ना खुद ही नेगेटिव है, अन का मतलब क्या होता है, नॉट। अन एक प्रीफिक्स होता है, जैसे हैप्पी से पहले हम लगा दें, हैप्पी माने खुश, और अन लगा दें तो क्या हो जाएगा, दुखी, अनहैप्पी, तो वो खुद ही नेगेटिव है, इसलिए डज नॉट हटेगा यहाँ से। अब डज नॉट यहाँ से हटा देंगे, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो एरर कहाँ पे हो जाएगी हमारी, बी पार्ट में, बी पार्ट में एरर हो जाएगी। अनटिल द लाइट डज नॉट टर्न रेड नो वन विल स्टॉप। सही सेंटेंस क्या होना चाहिए था, अनटिल द लाइट टर्न्स रेड, अनटिल द लाइट टर्न्स, जब डज नॉट हटेगा तो एस और एस फॉर्म का यूज होगा, टर्न्स हो जाएगा यहाँ पे, टर्न्स रेड नो वन विल स्टॉप। तो आपने डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि भाई अनलेस और अनटिल से रिलेटेड किस प्रकार की एरर एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। अनलेस के साथ नोट लगा के एरर आपको दी जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। रूल नंबर 15 देखिए, एज इफ जो कनेक्टर होता है उसका मतलब होता है मानो, कल्पना करते हैं हम, एज इफ हो या एज दो हो, इज यूज्ड टू कन्वे द सेंस ऑफ प्रीटेंशन। प्रीटेंशन का मतलब होता है एक बहाना, प्रीटेंशन का मतलब क्या होता है, बहाना, बहाने की सेंस को जो है ना ये प्रकट करता है। आफ्टर एज इफ, एज दो ए पास्ट टेंस, और एज इफ के बाद में पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, या तो सेकंड फॉर्म आएगी या वर आएगा, विद अ प्रेजेंट मीनिंग, और मीनिंग उसका प्रेजेंट होता है। दिस मीन्स दैट द आइडिया इज अनरियल। इसका मतलब ये है कि जो विचार प्रकट हो रहा है वो अनरियल है। जैसे मैंने मान लो एक सेंटेंस लिखा कि ही बिहेव्स, वह व्यवहार करता है, वह ऐसे व्यवहार करता है, एज इफ, वह ऐसे व्यवहार करता है मानो वह राजा हो, एज इफ ही वर आ किंग। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एज इफ के बाद में जो सेंटेंस होगा वो वास्तव में वो नहीं होता, क्योंकि बहाना कर रहा है, वो राजा है नहीं, वो बस वो बिहेव कर रहा है, वो ऐसे व्यवहार करता है मानो वह राजा हो। तो एज इफ के बाद में जो एरर आपको मिलेगी, एज इफ के बाद में या तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है या वर, और आपने देखा ही के साथ वैसे तो वो जाता है, लेकिन यहाँ पर वर लगा हुआ, क्योंकि सेंटेंस अनरियल है। अनरियल सेंटेंस में हम वर का प्रयोग करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। नाउ लुक एट सम मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एज इफ और एज दो। ही बिहेव्स, वो ऐसे व्यवहार करता है, एज इफ ही वॉज किंग,
देखिए जो एरर आपको दी जाएगी, अब एज इफ के बाद में आपने देखा क्या लगा हुआ है, वॉज, और मैंने अभी आपको बताया था कि एज इफ के बाद में या तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, वर्ब की फॉर्म आएगी, और अगर बी की फॉर्म आएगी तो केवल वर आएगा, क्योंकि अनरियल सेंटेंस में वर का प्रयोग होता है। तो एज इफ के बाद में वो वॉज लगा के एरर दे सकते हैं आपको, और एरर कहाँ पे होगी आपकी, सी पार्ट में। अगर वर्ब की फॉर्म होगी तो सेकंड फॉर्म होगी, ही टॉक्स, वो ऐसे बात करता है। अब ये जो एज दो लिखा है इसका मतलब भी मानो होता है, एज दो ही वर एन एक्टर, मानो वह एक एक्टर हो, इसका मतलब वो एक्टर है नहीं, बस ऐसे बात कर रहा है, एक्टर की तरह एक्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा एज दो के बाद में ये वर का प्रयोग हुआ है, जो कि ठीक है, और ठीक है तो फिर ये सेंटेंस क्या हो गया आपका, नो एरर। नाउ लुक एट सेंटेंस नंबर 3, शी बिहेव्स, वो ऐसे बर्ताव करती है, ऐसे व्यवहार करती है, एज इफ सी लिव्ड इन लंदन, मानो वह लंदन में रहती हो। ये V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, और आपको बताया गया है कि एज इफ के बाद, एज दो के बाद सेकंड फॉर्म या वर्ब का प्रयोग होता है, तो ये सेंटेंस भी आपका ठीक है। सी बिहेव्स एज इफ सी लिव्ड इन लंदन। नाउ लुक एट सम मोर एग्जांपल्स, ही स्पीक्स एज दो, वह ऐसे बात करता है, ऐसे बोलता है मानो उसको सब कुछ आता हो, एज दो ही न्यू अस, वो हमें जानता हो। अब आपने देखा कि ही के बाद में ये न्यू क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो एज दो के बाद सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, नो एरर, नो एरर आपका आंसर हो जाएगा। फिर है सी टॉक्स, वह ऐसे बात करती है, एज इफ सी वॉज रिच, अब आपको बताया गया था कि एज इफ के बाद में या तो सेकंड फॉर्म आएगा या वर का प्रयोग होगा, तो वर यहाँ पर ठीक है, वॉज का प्रयोग ठीक नहीं है। चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ सिंगुलर हो या प्लूरल हो वर का प्रयोग होता है, इसलिए एरर कहाँ पे हो जाएगी सेंटेंस में, ये ए पार्ट हो गया आपका एज इफ, ये बी हो गया, सी पार्ट में एरर होगी आपकी, सी आंसर हो गया। नाउ लुक एट अनदर सेंटेंस, ही ऑर्डर्स मी अबाउट एज इफ आई एम हिज वाइफ, ही ऑर्डर्स मी अबाउट, वह मुझे इस तरह से ऑर्डर देता है मानो मैं उसकी वाइफ हूँ, एज इफ, और एज इफ के बाद अब बताया था आपको कि ये एम का प्रयोग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वर इज करेक्ट, एज इफ आई वर हिज वाइफ। रूल नंबर 16, बोथ का कॉन्सेप्ट इसमें आप समझोगे कि बोथ अगर सेंटेंस में आता है तो हमारा पेयर होता है बोथ और एंड का, BOTH, बोथ, दोनों ही, बोथ के साथ एंड का पेयर होता है। और जो एरर एग्जाम में दी जाती है वो कैसे दी जाती है, वो एंड की जगह एज वेल एज लगा देते हैं। वही रूल में लिखा हुआ है कि बोथ इज फॉलोड बाई, बोथ के बाद आता है एंड आएगा बोथ के बाद, एज वेल एज नहीं आएगा, एज वेल एज लगा के ही वो आपको एरर देंगे। बट भी नहीं आएगा क्योंकि बोथ के साथ बट का पेयर नहीं होता है। राम इज बोथ टॉल एज वेल एज हैंडसम, राम इज बोथ टॉल एज वेल एज हैंडसम। अब आपने देखा कि ये बोथ के साथ एज वेल एज लगा दिया, जो कि नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, तो एरर कहाँ होगी आपकी, एरर सी पार्ट में हो गई। राम है, बोथ है, टॉल भी है और हैंडसम भी है। दूसरे सेंटेंस को हम देखते हैं, शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, वो इंटेलिजेंट भी है और ब्यूटीफुल है, तो बोथ के साथ एंड का प्रयोग हुआ है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। और जब सेंटेंस ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नो एरर। ही इज बोथ ब्रेव, वह बहादुर है, एज वेल एज क्लेवर। अब बोथ के साथ जो है ना एज वेल एज आता ही नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, एंड ठीक है, एज वेल एज गलत है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ वाला सेंटेंस जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको ये देखना है कि बोथ के साथ एंड का ही प्रयोग हुआ है कि नहीं। सो फॉर टुडेज क्लास दैट्स ऑल, एंड वी विल discuss some more rules related to the concept of conjunction in the next video that will be very useful to you all for the upcoming exams of government organizations.
Thank you. Have a nice day.